हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज के इस लेक्चर में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, चैप्टर 1 है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, है ना। फर्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है। तो अभी जो है हमें जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे दैट इज बीइंग इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे इसको समझे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं, जैसे आपके पास सपोज दैट जैसे आप मुझे ये बताइए, जो मैटर होता है, मैटर समझते हो? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और जिसका सेंस हम अपनी ऑर्गन से कर सकते हैं ना, तो वो मैटर। तो आप कह सकते हो जो मैटर होता है बेसिकली, मैटर मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। मेटल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेटल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो एटम्स होते हैं वो आपको पता है कि उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंट्रल पार्ट में लाई करते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर आउटर सेल में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आउटर सेल में, सॉरी, आउटर ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, कुछ ऐसे, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। न्यूक्लियस का कह सकते हो बाइंड जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो बात इतनी क्लियर है। ठीक है। अब क्या है कि एक्सपेरिमेंटली आपको एक बात, एक्सपेरिमेंटली क्या ये बात क्लियर की गई कि जब एक मिनट, हाँ, ओके, एक मिनट चलिए। ओके। तो आपको पता चल गया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ लाई करते हैं? न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ कहाँ रिवॉल्व करते रहते हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है। अभी जो है हमारे पास जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर जो हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को, सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, इसको क्या किया? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। क्या कर दिया? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। तो एक्सपेरिमेंटली ये मिला, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के अपने मास भी होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स के मास की वजह से इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। जो भी थोड़ा बहुत फोर्स लगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके मासेस की वजह से, है ना। अब अब देखा गया कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, है ना। क्या लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। ठीक है। लेकिन जब इस फोर्स के अलावा भी एक फोर्स वर्क कर रहा था इस पर। क्या कर रहा था? एक फोर्स इसके अलावा भी काम कर रहा था इस इलेक्ट्रॉन पर। इस इलेक्ट्रॉन पर जो है क्या है? थोड़ा जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में आप कह सकते हो क्या है? जो अंदर जो फोर्स लग रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स क्या है? इस वाले फोर्स से कम है। ठीक है। ये वाले फोर्स से कम है। तो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ये सोचा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो पहले उन्हें तो ये कंफर्म हो गया कि जो यहाँ पर ये फोर्स क्या है, इनकी ग्रेविटेशनल मासेस की वजह से लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो आप, है ना।
अब क्या है कि अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया तो आखिर ये फोर्स जो कैपिटल एफ, इसका नाम दे देते हैं एफ ई दे देते हैं, बाद में आपको बताएंगे हम एफ ई है क्या। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने आखिर दिमाग में लगाया कि ये जो एफ ई लग रहा है ये फोर्स किस वजह से आया। तो उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, और विद अ लार्जर फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये खुजली हुई, भाई ये प्रॉपर्टी क्या होगी, है ना। तो दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया। ठीक है, समझ में आ गई? तो अभी समझ में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि बेसिकली आप कह सकते हो चार्ज की वजह से इनमें रिपल्शन फोर्स है। अब बाद में और भी सोचा गया, अब क्या किया गया, प्रोटॉन और प्रोटॉन को रखा गया ना, एक प्रोटॉन को यहाँ पर, एक प्रोटॉन को यहाँ पर, और इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। तो अभी भी फोर्स की वैल्यू क्या लग रही थी, जितना पहले लग रहा था उतने ही फोर्स लग रहा अभी भी, लेकिन यहाँ आप ग्रेविटेशन फोर्स तो यहाँ पर भी लगेगा, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा था बट दैट फोर्स इज वेरी स्मॉल। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वीक फोर्स लगा। अब तो यहां से भी क्या हो गया, तो यहां से क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक टाइप का चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह प्रोटॉन पर भी देखा गया कि ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहां पर भी कहा गया कि जो प्रोटॉन के पास भी जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको क्या कर रहा है, प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये आप कह सकते हो यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज। तो प्रोटॉन पर अब एक तरह का चार्ज, भाई प्रोटॉन एक ही टाइप का चार्ज है, एक ही टाइप के चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मतलब अभी क्या हो रहा है, आप कैसे दोनों इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर लाइक चाहिए, एक ही टाइप के चार्ज है, वो कैसे चार्ज है वो अभी नहीं पता था। ठीक है, अब क्या किया गया, बाद में इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ रखा गया। क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ रखा गया, और बस डिस्टेंस को अभी भी चेंज नहीं किया गया था, डिस्टेंस अभी भी क्या है, 1 सेंटीमीटर ही रखा गया था। ठीक है, डिस्टेंस को अभी भी 1 सेंटीमीटर ही रखा गया। तो देखा गया जो फोर्स पहले लग रहा था अभी भी फोर्स वही लग रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब डायरेक्शन क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा। मतलब अब ये ग्रेविटेशन, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ बना देते हैं, है ना, वो बहुत छोटा सा फोर्स होता है। अब ये क्या हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एक फोर्स एफ ई लगने लगा। ठीक है, तो एक्स, अब ये तो कंफर्म हो गया, यहां से साइंटिस्ट यहां से कंफर्म हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन पर है उनमें एक टाइप का चार्ज नहीं है। मतलब एक पर अगर जो कुछ टाइप का चार्ज है तो प्रोटॉन पर दूसरे टाइप का चार्ज है। अब क्या किया इसके बाद, और भी एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन के साथ रखा गया, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, न्यूट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन को जब न्यूट्रॉन के साथ रखा गया तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया एफ ई, वो क्या आया, 0 आया, है ना। यहां पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, आप कह सकते हो ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। समझ में आई बात? यहां पर एफ ई 0 आया, क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब एक चीज और, अब देखो, अब अभी तक ये नहीं क्लियर था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या सेम होता है। उसको कंफर्म करने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ पैक कर लिया, छोटा सा पैकेट बना लिया। अब इस पैकेट के पास क्या रखा, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रखा गया। तो तब भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक, अब डिस्टेंस वही है 1 सेंटीमीटर, है ना, डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर ही रखा गया। अभी भी यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या था, 1 सेंटीमीटर ही था, है ना। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आया, जहां से साइंटिस्ट क्लियर हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों पर इक्वल चार्ज है लेकिन ऑपोजिट नेचर की चार्ज। एक पर अगर जो प्लस है दूसरे पर माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम।
मतलब अगर जो एक पर प्लस एक्स है तो दूसरे पर क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। तो यहां से क्लियर हो गया, जो अब बाद में डिसाइड किया गया जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन पर जिस टाइप का चार्ज है उसे बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब ये क्या करते हैं, रिपेल। अब जिस फोर्स से रिपेल करते हैं, दिस फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। ये आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये फोर्स जो होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। आपको बताया था ना, हम आपको नाम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो ये फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं। तो ये आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, मासेस के अलावा, किसी चार्जेस की कुछ वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अपनी कुछ प्रॉपर्टी की वजह से, दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली चार्ज, तो चार्ज की वजह से ये फोर्स आता है, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली बाद में मिला कि -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम होता है। और जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, इतने ही चार्ज होता है, बट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास ले जाते हो, तो वो चार्ज क्या कर, दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। अगर जो सेम, अब देखो यहाँ पर चार्ज कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अपने पास खींचते हैं, और लाइक चार्ज दूर भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर, तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया ये बात। अब आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए कि अगर जो किसी वायर में क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। सपोज दैट चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है। आपने क्लास 10 से पढ़ा है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब उसमें कोई अगर जो मैग्नेटिक मटेरियल ले जाते हो तो क्या होता है, वहां पर अट्रैक्ट या रिपेल होगा, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो कि आप कंपास निडल रखो तो रिफ्लेक्शन होगा वहां पर, ठीक है। और ये आप कह सकते हो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से होंगी, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन, ठीक है। करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फ्लोइंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो एक चार्ज क्या कर रहा है, दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को कर रहा है। और एक चार्ज जब मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। समझ में आई बात। अब क्या कुछ और भी आपको चार्ज के एविडेंसेस मिले, जैसे देखो, अब आपने ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया होगा, लेकिन आगे वाला एक्सपेरिमेंट आपने जरूर किया। जैसे ये क्या ग्लास की रॉड है, इस ग्लास की रॉड को क्या किया, सिल्क क्लॉथ से क्या किया, रब कर दिया। क्या कर दिया, ऐसे रब कर दिया, ठीक है, रब कर दिया। रब करने से क्या होगा, आप जब इसको पास पास में रखोगे तो क्या होगा, एक पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, दूसरे पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो आप सिल्क क्लॉथ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या, रब करने से बेसिकली क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, फ्रिक्शन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले सिल्क क्लॉथ में चले गए, है ना, इलेक्ट्रॉन निकले सिल्क क्लॉथ में चले गए। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर जो एक रॉड है, सपोज दैट एक ग्लास रॉड है, इससे इलेक्ट्रॉन अगर जो निकल रहे हैं, इस पर क्या डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है, वहां जहां पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दिस वे क्या होता है, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्लियर है। तो इनको जब पास पास में रखते हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, एक दूसरे को आप पास लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो, देखो,
चार्ज यहाँ पर इनिशियली कुछ नहीं था, जैसे आपने रब किया फ्रिक्शन डेवलप हुआ, फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने से क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, है ना। और यहाँ जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। आगे ये एक्सपेरिमेंट आपने सबने किया होगा, है ना, स्कूल में, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट क्या क्या, एक कॉम है, कंघा है ना, आप अपने बालों को क्या करो, सूखे बालों पर क्या करो, आप उस पर रब कर लो, या प्लास्टिक की कोई भी चीज उसको रब कर लो, स्केल भी आप कर सकते हो। रब करने के बाद क्या करो, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आओ। तो क्या होता है, कागज के टुकड़े क्या होता है भाई, रब करने से क्या होता है, जो आपके पास जो आपकी कॉम्ब है ना, प्लास्टिक का मटेरियल है, वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। चार्ज होने से जैसे उसको आप कागज के छोटे टुकड़े के पास लाते हो, तो कागज के टुकड़े भी क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो नियर, जब सपोज दैट इस पर आपके कॉम्ब पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, सपोज दैट, तो जो उसके जो कागज के टुकड़े हैं, उसके उसके जो कांटेक्ट में सरफेस आ रहा, उस पर क्या हो जाएगा, उससे नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, और अपोजिट सरफेस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ये भी टेम्परेरी होता है, ठीक है। अभी अगला एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्या हमारे पास एक पीवीसी पाइप है, क्या है, पीवीसी पाइप है। इस पीवीसी पाइप को भी क्या करो, किसी कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से क्या करो, रब कर डालो। रब करके आप वाटर टैप के पास ले जाओ, तो वाटर टैप क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी सो होता है कि यहाँ पर इसको रब करने से क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर अगला भी एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, जैसे देखो एक बलून है, बलून को क्या करो, कपड़े से रब कर लो, या रब करके उसको टैप वाटर के पास ले जाओ, तो यहाँ पर भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो। तो these all phenomena shows the presence of charge, चार्ज के प्रेजेंस को शो करता है, इसीलिए ऐसी ऐसी आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। तो अब हम आते हैं फाइनली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो अब हम यहाँ पर देखो, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली तो चार्ज इज बेसिकली, देखो यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा है ना, थोड़ा सा, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। समझ में आया। तो अभी आपको बताया था, एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास रख दिया जाए तो क्या शो करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब एक तो समझ में आ गया, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के पास रखा गया तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, है ना। अब दूसरा क्या है, अब अगर जो आपने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को क्या किया, किसी वायर में, किसी कंडक्टिंग मटेरियल में क्या कर दिया, मूव करा दिया, उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है ना। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, है ना, और 12th में भी आप पढ़ोगे इसको, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो, चार्ज इज बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जैसे मास होता है मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी, वैसे भी चार्ज क्या होता है, चार्ज इज आल्सो अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर because of which it produces and experiences, प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। समझ में आई बात। तो आगे मूव करें, अब देखिए, अब देखो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो पास ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पर देखो दो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज है, इनको पास पास में रखा, ये क्या कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, फोर्स ऑफ यहाँ पर रिपल्सन लग रहा है, एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो अभी क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी क्या है, लाइक चार्जेस है ना। देखो यहाँ पर अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं, ठीक है। तो बात क्लियर है। तो आगे आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो बेसिकली दिस फोर्स इज ड्यू टू प्रॉपर्टी कॉल्ड द चार्ज, चार्ज की वजह से ये फोर्स डेवलप होता है ना।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये फोर्स क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, आप कह सकते हो जो है इन इन चार्जेस की वजह, इनकी बॉडीज के चार्जेस की वजह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अब चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, है ना। इस चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब चार्ज दो टाइप का होता है, आपको ऑलरेडी बता दिया, जो प्रोटॉन पर जो चार्ज था वो किस टाइप का चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्यूपी स्टैंड फॉर चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। ये क्या होता है, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, 19 कूलम, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट, अब लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट नेगेटिव, आपको पॉजिटिव चार्ज में, एक मिनट, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ वाला केस, और यहाँ स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज, -19 कूलम, ठीक है, क्लियर। आगे मूव करते हैं, तो लाइट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ऑलरेडी बता दिया हमने, है ना। एंड अनलाइट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ जो बॉल है इसको नेगेटिव चार्ज मिला, इसको भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा, स्ट्रिंग क्या थी पहले, इनिशियली वर्टिकल इस सिचुएशन में थी, लेकिन जब इनके इनके इन पर चार्जेस की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर ये आकर के इक्विलिब्रियम यहाँ मेंटेन किया है इन्होंने, ठीक है। अब इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी वही केस है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिपेल होकर के ये क्या आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को भाई ऐसे थे, यहाँ पर थे, है ना, भाई ऑपोजिट नेचर के चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ रिपेल हो रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है। समझ में आई बात, क्लियर है बात, है ना, क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। ओके, आगे मूव। अब आते व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम स्टैटिक चार्जेस की स्टडी करते हैं ना, स्टैटिक चार्जेस की जहां पर अभी हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ एक फिगर आप देखो, जैसे ये एक स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस है, इस पर क्या चार्ज है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये चार्ज क्या मूव कर रहे हैं, नहीं ना। तो अब यहाँ पर जो भी स्टडी होगी, जो भी चीजों को हम फाइंड आउट करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखो यहाँ पर, these charges are not in motion but stationary on the surface, है ना, ये हम कह सकते हैं। तो स्टडी ऑफ these charges is called static electricity और इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो क्या होता है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डायनेमिक चार्जेस यानी चार्ज जो मोशन में है उसकी स्टडी करें। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है, चार्ज मूव करने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है सर्किट में, है ना, वहां चार्जेस फ्लो करते हैं, है ना। तो चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, देखो डबल बार लिखा गया है ना, विद द स्टडी ऑफ dynamic charges, means charges in motion, those charges in motion which are studied in the branch of electrodynamics, ठीक है, ठीक है। इसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, ये बैटरी है, इस बैटरी में अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का कैसे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे, है ना, ये वाला डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स से नेगेटिव चार्जेस आर फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट्स व्हाई करंट इज फ्लोइंग, है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ चार्ज क्या है, मोशन में। तो ये किस ब्रांच, फिजिक्स के किस ब्रांच में आप पढ़ोगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है।
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो these charges are in motion and study of these charges is called dynamic और current electricity और electrodynamics, ठीक है। electrodynamics के नाम से जान सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है देखो। तो बेसिकली व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी और एट रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब चार्जेस मूवेबल हो, मूव कर रहे हो, तो वो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। क्लियर है ना बात, आते हैं आगे, ठीक है। अब क्या है यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। पहले हम आते हैं देखते हैं कि क्या है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। अच्छा देखो यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा, अभी हमने रूल पढ़ा क्लास 11th में, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल COULOM, इसको सिंबॉलिकली अगर जो लिखना है तो कैपिटल सी, क्या लिखना है, कैपिटल सी लिखना है, ठीक है। कूलम, अंडरस्टूड। अब आता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, करंट क्या होता है, आई क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। अब यूनिट अगर जो लिखना है तो आपको पता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना। तो आप कह सकते हो कि 1 कूलम इज इक्वल टू करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इनटू टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, है ना। आप क्रॉस नहीं लगाओगे, सिंपल सा आप लिख लो, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 1 एम्पियर सेकंड, ठीक है, 1 एम्पियर सेकंड। ओके, क्लियर है। तो ये रहा बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू क्या होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेसिकली इट इज ईएसयू, है ना। इसको हम इसका दूसरा नाम फ्रैंकलिन बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, या फिर इसी का और नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसी को स्टैट कूलम भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टैट कूलम भी बोल सकते हो। समझ में आई बात। अब 1 ESU की वैल्यू कितनी होती है, 1 ESU की वैल्यू कूलम में कितना होता है, तो वो आपको 3.36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है। ये हमारे पास 1 ESU की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है डायमेंशन आपको निकालना होगा। जो आपको पता है सिंस Q इक्वल टू आई टी, है ना, Q क्या है, I इंटू टी, है ना। तो आपको अगर जो आपको चार्ज का डायमेंशन पता करना है, चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, करेंट का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन, है ना, यही है ना। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं करंट के डायमेंशन को, और टाइम के डायमेंशन को कैपिटल टी लिखते हैं, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m⁻0, l⁻0, t⁻1 आया है ना, a⁻1 आया। तो बेसिकली दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। समझ में आई बात, क्लियर है ना। अब आते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है, कह रहे हैं कि चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, विच काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो आप कह सकते हो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करने नहीं कहे यहाँ पर, है ना। अब कहे चार्ज रिपेल ईच अदर, कौन किस टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आप बोल सकते हो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब क्या है, चार्ज डेंसिटी इज, अब देखो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको नहीं दिया है, तो जब आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा
तो ये भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी अभी नहीं बताया, चार्ज डेंसिटी हम आपको अगले क्लासेस में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो कुछ किसी को आइडिया है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है? एक मिनट जरा पानी पी ले। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, आते हैं उस पर। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, बेसिकली चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो अब वो कोई मेथड हो सकता है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो यहाँ पर चार्ज को अगर जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखो, सपोज दैट वी हैव दिस वन चार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी है और एक दूसरी क्या है, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। अब क्या किया, किसी तरह से क्या किया हमने, इस बॉडी से, फर्स्ट वाली बॉडी से क्या किया, मान लो ए है और ये क्या है, बी है। फर्स्ट बॉडी से क्या किया हमने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, है ना, बाई सम मीन, है ना, किसी मीन से, है ना। इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर, ठीक है। मान लो यहां इस बॉडी से एन इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब मान लो इस बॉडी का जो मास था, इनिशियली जो मास था, लेट्स से क्या है, m1 है, क्या है, m1, और इस बॉडी का मास क्या था, लेट्स से m2, क्या है, m2, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में जा रहे हैं, इसका मतलब इस बॉडी पर क्या आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही इलेक्ट्रॉन्स की, है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा, यही तो है भाई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा हो रहे हैं ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऐसा है तो यहाँ पर इस बॉडी पर चार्ज कैसा डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना। इस पर्टिकुलर बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया। अब अगर जो ये बॉडी आपने देख लिया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो चार्ज की वैल्यू वैसे कितना होगा, आप सोच रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा, प्लस ई के इक्वल, है ना। ई की वैल्यू आपको पता है भाई, ई क्या होता है, ई बेसिकली 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज, और एन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा डेवलप, तो एन इंटू ई के बराबर चार्ज आ जाएगा। और दूसरी वाली बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लो क्या हो जाएगा, वो मान लो कितना हो गया, माइनस एन ही हो गया, है ना, माइनस होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहां पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसके मास पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मान लो m1 डैश हो गया, क्या हो गया, m1 डैश, मान लो इनिशियल मास m1 था। अब भाई इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गए एन इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ मास पर मास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है, यही तो होता है। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, एन इलेक्ट्रॉन्स, तो एन इलेक्ट्रॉन के बराबर मास जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप कह सकते हो जो पहली बॉडी है उसका जो मास होगा वो क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आया। और जो सेकेंड वाली बॉडी है, बी वाली बॉडी है ना, तो इसका जो मास होगा m2 डैश,
वो क्या हुआ, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, है ना। जितना ये डिक्रीज हुआ है उतना ही ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एक बॉडी से जब चार्ज दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होता है, तो ये आपको एक पर्टिकुलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई वेक्टर रूल नहीं यूज होता है, आपको सिंपल उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, किसी सिस्टम पर जितने भी चार्ज हैं उनको अगर टोटल फाइंड आउट करना है तो उनका सिंपल एल्जेब्रिक सम ले लेना है, ठीक है। आपको उनको सिंपली क्या कर देना, ऐड कर लेना है, ठीक है। देन यू विल गेट द टोटल चार्ज ऑन दैट सिस्टम। तो आप यहाँ पर देखो समझ सकते हो, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स दैट total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। जैसे सपोज दैट एक सिस्टम हमने बना लिया, वी हैव अ सिस्टम। अब हमने कहा इस पर एक चार्ज Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स से 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज Q2 रखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पर -6 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पर ही क्या रखा हुआ, Q3 चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से ये 5 माइक्रोकूलम है, और एक चार्ज और यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये हमने, ये पॉइंट है इनके जहाँ पर ये रखे हैं, ठीक है। ये हमने कह दिया Q4 चार्ज है, और ये है +10 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। ऐसा कुछ रखा हुआ। तो इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर जो कैलकुलेट करना है ऑन दिस सिस्टम, तो आपको सिंपली क्या करना है, एल्जेब्रिक एडिशन करेगा ना। एल्जेब्रिकली इनको सम कर लेना, क्या हो जाएगा देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है। ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं 2 माइक्रोकूलम प्लस 10 -6 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, है ना। ये हमारे पास है। अब इनको सम करो, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17, 17 माइनस 6 आ जाएगा 11 माइक्रोकूलम, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज, है ना। इस पूरे सिस्टम पर 11 माइक्रोकूलम का चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करके किसी बॉडी पर नेट चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज, देखते हैं कि अब थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू क्या होगा, वो जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई बॉडी है उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। समझ में आया, इसका मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी बॉडी आपके पास यहाँ पर वेयर n क्या है, n क्या है, इंटीजर है ना, क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया। तो आप किसी बॉडी पर चार्ज ऐसे नहीं हो सकता कि चार्ज किसी बॉडी पर 2/3 ई है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है ना। अगर जो बोला मैंने किसी बॉडी पर चार्ज -5/7 ई है, ये भी क्या है, गलत है। तो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है किसी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू इतनी है, ये आप करेक्ट, ये सही है। जैसे कि लिखा किसी बॉडी पर चार्ज क्या है, -105 ई के इक्वल है, तो ये भी करेक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये हमारे पास +50 क्या इंटीजर है, -105 कैसा नंबर है, एक इंटीजर नंबर है ना। तो आप कह सकते हो किसी बॉडी पर चार्ज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, है ना। ई की वैल्यू आपको बताया, ई क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात, ओके।
ओके, तो आगे मूव करें। ओके, तो आप कैसे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन अ बॉडी must exist or always exist as an integral multiple of fundamental unit of charge। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज होता क्या है? बेसिकली चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है उसे हम क्या लिखते हैं? 1.6। वैसे क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या है? चार्ज, बॉडी पर चार्ज लिखना है तो चार्ज कैसे लिख सकते हो आप? एन इंटू ई, है ना? एन इंटू ए, वेयर एन क्या है हमारे पास? एन क्या है हमारे पास? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। समझ में आया? जेड, जेड है ना? ठीक है, समझ में आया? अब देखो कई कई बुक में इसको प्लस माइनस भी लिखा रहता है ना, तो आपको पता ही एन इंटीजर है तो वो भाई जरूरत पड़ने पर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, तो आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। अगर जो बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस एन इंटू ई लिखना, अगर जो बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई करना और माइनस साइन लगा देना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना? तो दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो प्लस एन लिखो। अब अकॉर्डिंगली क्या है भाई? सपोज दैट यू हैव अ बॉडी और बोल दिया गया इस बॉडी पर ओवरऑल क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो और इसमें क्या है? एन इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या लिखोगे आप? एन इंटू ई लिख दोगे सिंपली, है ना? और अब मैंने कोई दूसरी बॉडी ले ली और इस पे कहा कि ओवरऑल जो चार्ज है वो कैसा है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? वो एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस एन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना बात? तो ये हमारे पास ओके। तो आपके, अच्छा एक बात है, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है ना, आप मैक्रो और माइक्रो मतलब समझ रहे हो? माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है मॉलिक्यूल या एटॉमिक लेवल पर, है ना? और मैक्रो का मतलब होता है बिगर साइज, बिगर फॉर्म में चीजें, है ना, कह सकते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन जो होता है वो अच्छी तरीके से वैलिड है ना? लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, अगर जो आप बड़े लेवल पर करें, कोई बड़ा चार्ज है, काफी बड़ा चार्ज है ना, तो वहां पर आप क्वांटाइजेशन अच्छी तरीके से होल्ड नहीं करता। ठीक है, चार्ज अच्छी तरीके से वहां होल्ड नहीं करता। क्वांटाइजेशन बेसिकली होल्ड नहीं करता। जो क्वांटाइजेशन का रूल है ना, कि चार्ज जो बॉडी पर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए। लेकिन अगर जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज क्वार्क, है ना? क्वार्क के लिए क्या है? एक एक्सेप्शन भी है। तो क्वार्क देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली, तो क्वार्क्स बेसिकली क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? क्वार्क्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है अप क्वार्क्स, एक होता है डाउन क्वार्क्स। क्या होता है? अप क्वार्क्स, क्या होता है? अप क्वार्क्स। एंड दूसरा क्या होता है? डाउन क्वार्क्स। क्या होता है? डाउन क्वार्क्स। अच्छा, डाउन क्वार्क्स को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अप क्वार्क को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे तो किसी बॉडी पर जो, अच्छा एक चीज और है, ये जो होते हैं हमेशा ऑलवेज फाउंड, ऑलवेज फाउंड, फाउंड इन पेयर, है ना? ये हमेशा पेयर में मिलते हैं, है ना? आप इनको अकेले नहीं पाओगे। ठीक है, जो अब क्वार्क्स होते हैं उस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? +2e/3। देखो यहाँ पर अभी हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन क्वार्क्स के केस में, अब क्वार्क के केस में जो होता है ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता। डाउन क्वार्क के केस में क्या होता है? -e/3 होता है। समझ में आई बात? तो बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं, तो टोटल वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो नेक्स्ट, जैसे अब जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कह सकते हो एक फंडामेंटल पार्टिकल
है ना, वो किसी और पार्टिकल से मिलकर नहीं बना, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है, दो अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ, क्या, दो अप क्वार्क्स एंड एक डाउन क्वार्क्स, ठीक है, दो अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। अब आप सोच रहे हो, आपको पता होना चाहिए एक अप क्वार्क पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है एक अप क्वार्क पर। आपने देखा था कि एक अप, अगर जो आपको चार्ज लिखना है प्रोटॉन पर, चार्ज की वैल्यू ये होता है +2e/3 है ना, और डाउन क्वार्क पर चार्ज कितना होता है, +e/3। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, एक मिनट, ये माइनस में होता है ना, अभी तो बताया, गलत हो रहा है ना, ठीक है, ये क्या है हमारे पास -e/3 है ना। अब ये सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो ये 3e/3 आ जाएगा, 3 कैंसिल। आप देखो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पर आ गया ना, ये कह सकते हो प्रोटॉन पर चार्ज बेसिकली ई के इक्वल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के केस में न्यूट्रॉन इज बेसिकली एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब आपको पता है एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना होगा, 2e/3 प्लस में है ना, और एक डाउन क्वार्क पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, -e/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो चार्ज की वैल्यू न्यूट्रॉन पर आप कह सकते हो 0, और आपको पता है न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, दैट्स व्हाई ये आप कह सकते हो, ये हमारा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब क्वेश्चन एक है, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.001 कूलम। इतने कूलम में आपको बताने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, क्या बताने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर क्या है, आपको पता है सिंस Q क्या होता है, N × E होता है ना, ये होता है ना भाई। तो अभी जब Q की वैल्यू क्या गिवन है, 0.01 है ना, क्या गिवन है, 0.01, 0.001 गिवन है, ठीक है। आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी, भाई N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू आपको पता होती है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, कूलम। तो n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 0.00001 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 10⁻³ अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो 19 - 3 16 आ जाएगा, है ना, 10⁻16 अपॉन 1.6 है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10/16 लिख सकते हैं, 10⁻16 लिख लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 5 जा 2 8 जा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ठीक है। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5, ये आपके पास आ जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको लिखोगे 6.25 × 10⁻15 आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड, इतनी बात क्लियर है ना। तो यही आपसे पूछा गया था कि इतने कूलम चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे, तो एक इतना, भाई एक कूलम चार्ज भी नहीं है, क्या है, 0.001 कूलम चार्ज है, उसके बाद भी इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, समझ में, एक कूलम पर तो और भी चार्जेस होंगे, है ना। तो यही देखने के लिए कि इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप कह सकते हो 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। अब कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं पॉसिबल होगा, उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है। देखो आपको पता है क्यू क्या होता है, एन ही होता है ना। अगर जो किसी तरह आपने एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और एन क्या आ जा रहा है, इंटीजर आ जा रहा है,
क्या आ जा रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो है वही चार्ज पॉसिबल होगा। जिसके लिए n की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो आपका वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन में आपने क्या पढ़ा, किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, है ना। तो अभी देखते हैं फर्स्ट वाले केस के लिए, देख लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में देखो, बट आपको मिलने वाला नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 5.8 इंटू 10⁻18 अपॉन ई 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये सॉल्व करेंगे 58 अपॉन 16 इंटू 10⁻1, है ना। और इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 580 अपॉन 16, ये हो जाएगा 4 जा, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 4 4 1 जा 4, है ना। 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, है ना। अब देखो ये कैंसिल नहीं होगा, है ना। अब क्या होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, है ना। ये क्या है, इंटीजर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर है ही नहीं। तो अभी तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करना सबके लिए, आपको क्या करना, देखो आप अगर जो नोटिस करो तो 16 2 तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा है। आप देखो जब इसको डिवाइड यहाँ 3.2 रखोगे, 16 2 32, और ये जब ऊपर आ जाएगा 10⁻1 तो ये हो जाएगा 20 के आसपास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये चार्ज आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, है ना, क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको जो है, देखिए आपको जो है क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज आपको और जो बची हुई प्रॉपर्टीज है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आपको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज जो है टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और क्लासेस स्टार्ट हो गई, आप अपने दोस्तों यारों को जो है आप इस चैनल पर लाइए और उनको लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, है ना। और ये अभी आपको जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप जो है, और यहाँ पर यहाँ जो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट हैज क्वालिटी, है ना, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।